हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें बोहर का परमाणु मॉडल लेके आए हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे परमाणु मॉडल की चर्चा की थी। आज हम बोहर के परमाणु मॉडल में विकास की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। किस तरीके से परमाणु मॉडल का एडवांसमेंट होता चला गया, किस तरीके से नई नई खोजों के द्वारा बोहर ने परमाणु मॉडल को विकास में दिया। इसमें बोहर ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर दो एजम्पशन दिए हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात विद्युत और चुंबकीय जो विकिरण होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, दो प्रकृति का होता है। एक उसमें तरंग की प्रकृति होती है और एक कण की। यानी कि जितने भी विद्युत और चुंबकीय विकिरण होते रहते हैं वे तरंग की अवस्था में भी चलते हैं और पार्टिकल कण की अवस्था में भी चलते हैं। यानी कि तरंग के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता है और पार्टिकल कण के अंदर द्रव्यमान होता है। तो इसको बोला जाता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। यानी कि जो परमाणु की ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडल के रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को 1873 में जे.सी. मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। जे.सी. मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था। प्रकाश की तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय आवर्ती परिवर्तन होते रहते हैं, अतः प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जहाँ आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पहुँचता है तो वह एक निश्चित आवर्ती के बाद परिवर्तित होता रहता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं यानी फोटान कहते हैं। और प्रकाश की तरंगें जो होती हैं एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनका विद्युत प्रभाव भी होता है और इनका चुंबकीय प्रभाव भी होता है। विद्युत आवेश के त्वरण से उत्पन्न एक तरंग जो लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आवर्ती परिवर्तन से संचारित होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। कोई भी आवेश जो होता है त्वरण के साथ चल रहा है, एक्सेलरेशन से चल रहा है, त्वरण से चलता है, तो उस तरंग के लंबवत एक चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। अब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो सकता है, परंतु इनकी जो स्पीड होती है, इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग के बराबर होता है। इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन करती है। सामान्य रूप से जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है, या और भी तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों को गैसों की माध्यम की वायु की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को जल के अंदर चलती हैं, जल भी एक माध्यम होता है। ध्वनि तरंगें ठोस के अंदर चलती हैं, वो भी एक माध्यम होता है। किंतु जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये किसी भी माध्यम में ज़रूरी नहीं होता है कि इनको माध्यम के अंदर आवश्यकता है, ये निर्वात के अंदर भी गमन कर सकती हैं। और संचरण के द्वारा इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब ये संचरित करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो इनकी ऊर्जा कभी भी कम नहीं होती है। इनकी ऊर्जा जो होती है वो हमेशा एक समान बनी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विकिरणों की आवर्ती व तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत तरीके की विद्युत चुंबकीय होती हैं। एक कण से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवर्ती होती है और तरंग दैर्ध्य होता है वो अलग अलग होता है। इनके विद्युत एवं चुंबकीय घटक समान तरंग दैर्ध्य लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, गति एवं आयाम वाले होते हैं, परंतु एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कि एक विद्युत चुंबकीय जो होती है तरंग होती है उसके अंदर एक विद्युत घटक होता है और एक चुंबकीय घटक होता है जो एक दूसरे के हमेशा लंबवत होते हैं, परंतु इनकी तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, गति एवं आयाम जो होते हैं वो समान होते हैं। एक ही तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत घटक और चुंबकीय घटक सबका तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, गति एवं आयाम एक समान होते हैं। प्रकाश की तीव्रता तरंग के आयाम के समानुपाती होती है। यानी प्रकाश जितना ज़्यादा तीव्रता का होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण भी यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो आयाम होगा
उनकी तीव्रता होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा इनकी आवर्ती के समानुपाती एवं तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ से चलती है, इस तरीके से ये घूम के आके यहाँ तक इस तरीके से चलती रहती है। तो इस चित्र द्वारा हम समझेंगे कि इसके द्वारा विभिन्न पैरामीटर, विभिन्न मापों को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इस एक तरंग को यहाँ से यहाँ तक आधा चक्र चलने में, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम शिखर या क्रस्ट बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं, और इस नीचे वाले पार्ट को, इस अक्ष से ऊपर वाले पार्ट को शिखर बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को निम्नतर यानी ट्रफ बोलेंगे। निम्नतर यानी ट्रफ, शिखर यानी क्रस्ट। और इस अक्ष से यहाँ इस बिंदु के बीच की दूरी को तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दो शिखर या दो निम्नतर के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य द्वारा, लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ माप होती हैं, मुख्य माप होती हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर पूछी जाती हैं। इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व कराएंगे अभी। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या होती है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दो क्रमिक शिखर एवं निम्नतर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्रमित शिखर ये या दो क्रमित निम्नतर, इन दोनों के बीच की दूरी को जो होता है हम लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको हम मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रोम में मापते हैं, प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रोम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो इस तरीके से इन इकाइयों द्वारा सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को एंगस्ट्रोम में, एंगस्ट्रोम को सेंटीमीटर में हम परिवर्तित कर सकते हैं। आवर्ती, 1 सेकंड में किसी एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली जो तरंगों की संख्या होती है उसको हम आवर्ती कहते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर बिंदु, वहाँ से 1 सेकंड में, इस बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगें निकल रही हैं, इस बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगें निकल रही हैं, इनको हम तरंग की आवर्ती कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो इसको न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इकाई इसकी हर्ट्ज होती है, HERTZ, शॉर्ट में HZ भी लिख सकते हैं। और 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 चक्र प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड में, 1 सेकंड में कितने चक्र वहाँ से निकले हैं उतनी ही हर्ट्ज आवर्ती उसकी हो जाएगी। वेग, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, कोई तरंग 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है उसको उसका वेग कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि c वेग, न्यू आवर्ती और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो इन सब तीनों में संबंध होता है c इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू और न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। इस तरीके से इस संबंध द्वारा हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे अभी। आयाम क्या होता है, तरंग की लंबवत दिशा में निकटतम शिखर बिंदु एवं निकटतम निम्नतर बिंदु की दूरी को आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश की जो तीव्रता I होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी I समानुपाती a²। तो ये वाली जो दूरी होती है शिखर के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं, या निम्नतर के या शिखर के या निम्नतर के, इन सबको हम आयाम से प्रदर्शित करते हैं। और इसको स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। एम्पलीट्यूड भी इसको कहते हैं। तरंग संख्या, वेव नंबर, प्रति सेंटीमीटर स्थान में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। और न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है। और इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर की पावर -1 या मीटर की पावर -1 हो जाएगी। आवर्तकाल, टाइम पीरियड कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। और तरंग द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब इन जो फॉर्मूलों के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1368 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति का प्रसारण करता है।
संचारक द्वारा उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर जो आवर्ती दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज की आवर्ती दी हुई है, और हमने पिछले पार्ट में देखा है कि सूत्र क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा या लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमें दिया हुआ है, प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और लैम्बडा दिया हुआ है हमें 1368 किलो हर्ट्ज। इसको हम हर्ट्ज के अंदर चेंज कर लेंगे, 1368 × 10⁻⁷ हर्ट्ज, और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा या लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो सी प्रकाश का वेग होता है, लैम्बडा इक्वल टू 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग, और न्यू हमें यहाँ पर आवर्ती दी हुई है 1368 × 10⁻3। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.19 × 10⁻2 मीटर। यानी कि जो उत्सर्जित तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य जो होगा लैम्बडा जो होगा 2.19 × 10⁻2 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5800 एंगस्ट्रॉम लैम्बडा तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्बडा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तरंग दैर्ध्य कितना दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे या सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। 5800 एंगस्ट्रॉम लैम्बडा वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवर्ती की गणना कीजिए। क्वेश्चन वही है, सूत्र हमारे पास है, डाटा हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया क्या क्या गया है, लैम्बडा दिया गया है, तरंग दैर्ध्य कितना 5800 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5800 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 5800 × 10⁻⁻10 मीटर। अब मेरे पास सूत्र होता है, तरंग संख्या का सूत्र है 1 अपॉन लैम्बडा, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो 1/5800 × 10⁻⁻10, इसको सोल्व कर लेंगे, 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻10 प्लस हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर की पावर -1। आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर 17.24 × 10⁵ मीटर की पावर -1। अब निकालते हैं आवर्ती, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। ये फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो न्यू इक्वल टू सी प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे लैम्बडा दिया हुआ है 5800 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.17 × 10⁻14 सेकंड। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। धन्यवाद।